हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी का पेपर कि हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये 18 फरवरी के लिए आपका रामबाण होने वाला है। इसमें हम आपको सब बताएंगे, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे किया जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश, गद्यांश, खंड काव्य सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका 100 में 95 प्लस जरूरी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले आपको सभी प्रश्न अनिवार्य है। और ये जो प्रश्न पत्र होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ होता है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अगर आप 20 नंबर का बहुविकल्पीय सही कर लेते हैं तो सोचिए आपका 20 में 20 नंबर आ जाएगा। और आपको बस काले या नीले बाल पेन का ही यूज करना है। जेल पेन आप न लेकर जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं ए प्रेमचंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी उपन्यास, सी जीवनी और डी आत्मकथा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी उपन्यास, ठीक है। पंचपात्र के लेखक हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डी जयशंकर भारती, ठीक है। जयप्रकाश भारती। तो इसका जो सही आंसर होगा, पंचपात्र के जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो जो हिमालय की पुकार है उसके लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी भागवत सरल उपाध्याय, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयप्रकाश भारती। तो इसका सही आंसर होगा डी जयप्रकाश भारती, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेवा सदन के लेखक हैं ए राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मुंशी प्रेमचंद, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीति काल के कवि हैं ए नागार्जुन, बी भारतेंदु हरिचंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मतीराम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी मतीराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था ए सन 1943 ईस्वी में, बी सन 1951 ईस्वी से और डी सन 1959 ईस्वी से, डी सन 1979 ईस्वी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी सन 1951 ईस्वी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निहार के रचनाकार हैं ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी श्याम नारायण पांडे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी राम नरेश त्रिपाठी जी, ठीक है। और जो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संघर्ष से ली गई है? तो ए यामा, बी युगचरण, सी साकेत और डी रमेश रथी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी साकेत से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ए युद्धों का संजीवनी वर्णन, बी भक्ति का प्रधानता, सी यथार्थ चित्रण, डी प्रकृति का मानवीकरण। तो जो छायावाद युग में किसकी विशेषता के बारे में, छायायुग के जो कवि थे
वो किसके बारे में लिखे हैं, तो वो लिखे हैं प्राकृतिक का मानवीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है करुण रस का अस्थाई भाव। पहला दिया है रति, बी दिया है हार्स, सी दिया है शोक और डी दिया है निर्वेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शोक। जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ए दिया है उपमा अलंकार, बी दिया है रूपक अलंकार, सी दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी दिया है उपन्यास अलंकार। तो जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित किया जाए, जैसे मान लीजिए किसी से कंपैरिजन किया जाए कि ये इसके जैसा ही है, उस वाले अलंकार में होता है सी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोरठा किस प्रकार का छंद है। ए अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सी विषममात्रिक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सोरठा होता है वो सममात्रिक छंद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। निर्गुण शब्द में जो उपसर्ग कौन सा है। ए नी, बी गुण, सी निर और डी जो होता है वो नीर। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नील कमल में कौन सा समास है। जो नील कमल शब्द है उसमें कौन सा समास है। पहला है द्विंग समास, बी है कर्मधारक समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है बहुव्रीहि समास। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी कर्मधारय समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देव नदी का प्रवाची शब्द है। देव नदी का जो प्रवाची शब्द है वो है ए यमुना, बी सयूर, सी गंगा, डी सरस्वती। तो जो हम लोग देव नदी किसे मानते हैं, तो गंगा। गंगा आप लोग को पता है कि भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। पहला है ए दिया है तृतीय विभक्ति बहुवचन और बी दिया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सी दिया है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और सी दिया है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। जो विकारी पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 3, सी 8 और डी 4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। जो विकारी पद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए आदर्श से गाया नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। ए कृतकवाच्य, बी कर्मवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए कृत्यवाचक। चलिए अब हम लोग गद्यांश पे बढ़ते हैं। ठीक है। आप लोग का 6 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप के राक्षस बनावे देवता चाहे। ठीक है। तो आप लोग को इसमें 3 क्वेश्चन भी दिया रहता है, आप लोग को करना रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखा कैसे जाता है, संदर्भ लिखा कैसे जाता है। आप पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ और उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके रचयिता जो इसके लेखक होंगे उसके बारे में आप लिख देंगे। ठीक है। बस आपको पूरे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखांतिक अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसमें
सारे का व्याख्या नहीं करना है, बस जो रेखांकित देखिए नीचे रेखा लिख खींची गई है उसी का बस आपको व्याख्या करना है। और अगला क्वेश्चन है, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा होता है। तो देखिए लिखा है, ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए रहना हमारे लिए बुरा है। तो कैसे? राक्षस। ठीक है, तो आपको इसी में से जोड़ के क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। निर्गुण कौन देश कौन वासी, मधुर कहीं समझो सो दे बुझती साच न हासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष हैं कैसे किन्हीं रस में अभिलाषी। पावेंगे पुनहि कियो अपनो जोरे कैरो गासी। सुनत मौन है रहमो बवारो बवरो सुर सवेत मति नासी। ठीक है, इसका हम लोग को संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए संदर्भ पहले बताते हैं आप लोगों को कैसे लिखा जाता है। तो जो संदर्भ है उसमें हम लोग लिखेंगे हेडिंग डाल के संदर्भ। जैसे हमने लिखा अगर वैसे आप लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? तो प्रसंग में लिखा जाता है कि इस पैराग्राफ में आपको, इस पद में आपको क्या क्या बताया गया है उसी को लिखना है। इस पद में हम लोगों को क्या बताया गया है उसी को छोटे में करके लिखा जाता है। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या में होता है, गोपियां उद्धव को संबोधित करती हैं और पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम ये बताओ कि वो निर्गुण कौन है। हम तुमको शतप दिलाकर पूछ रहे हैं, तुम हंसी मजाक मत समझ लेना। उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन कौन है। उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी किस चीज में अभिलाषी है, किस रस में उसकी अभिलाषी है और उसकी दासी कौन कौन सी है। ठीक है, हमें सभी बातों का सही सही उत्तर देना है। यदि सही बात बताने में जरा सी भी छल कपट करोगे तो तुमको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। ये चीज गोपियां उद्धव जी से पूछ रही हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी के बारे में। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है पद में, इसको देखकर एग्जामिनर खुश हो जाता है क्योंकि जो पद होता है उसमें काव्य सौंदर्य बहुत कम ही बच्चे लिखते हैं। अगर आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर देने में लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि ये बच्चा इतना अच्छा लिखा है तो उसको पूरा में पूरा नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो आप अगर पद लिखते हैं तो उसका काव्य सौंदर्य जरूर लिखिए। ठीक है, तो इसमें कौन काव्य सौंदर्य में लिखा क्या जाता है? तो काव्य सौंदर्य में यह लिखा जाता है कि जो पद दिया है आपको, इसमें कौन सी भाषा यूज होती है, कौन सी शैली यूज हुई है और कौन सा रस, कौन सा छंद और कौन सा अलंकार। तो हम आपको बता देते हैं, जो भाषा है, जो सूरदास के अगर आपको पद आएगा तो आप उसमें लिखेंगे कि इसमें सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी है? तो मुत्तक है। ठीक है, और रस इसमें वियोग का भी है, श्रृंगार एवं हास्य दोनों रस है। ठीक है, तीनों रस है। और छंद में गय पद है। ठीक है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पद्मलाल बख्शी।
अगर आपको तीनों लेखक में से किसी एक लेखक का भी आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही लेखक का लिखना है और आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर जो है वो है जीवन परिचय पे और 2 नंबर है जो रचनाएं पे है। ठीक है, आप अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो उसकी रचनाएं करना ना भूलिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इन्होंने एमए तक फारसी पढ़ी। कोलकाता विश्व से इन्होंने एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र ठीक है के कारण छात्र परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक एक कॉलेज के अध्यापक करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी में कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही सही था। हिंदी के प्रति इनका रुझान प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे। ठीक है, इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रथा प्राप्त, काशी नगरी, प्रचारी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थानों से बराबर रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 18 फरवरी 1963 ईस्वी में ये परलोकवासी हो गए। ठीक है, इनकी रचनाएं के बारे में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखा है तो देखिए, रचनाएं हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन। ठीक है, उनकी रचनाओं का नाम है शिक्षा और संस्कृति, साहित्य बाबूजी की कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि इनका कौन सी कहानी है, कौन सा इनका श्लोक है, तो आप ऐसे ही रचनाएं लिख के सारा लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे लिखना कठिन होता है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पद में कोई एक कवि का नाम जीवन परिचय लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का ही है। इसमें है सूरदास, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसमें हम लोग महादेवी वर्मा का देखेंगे जो हर साल ही पूछता है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो हर साल रिपीट होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, स्किप ना करें। ठीक है, चलिए बताते हैं कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखें। तो चलिए देखते हैं। आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण के अटूट श्रद्धा रखती थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा था तथा पढ़ने और अधिक मन लगाया। फलस्वरूप उन्होंने मैट्रिक मतलब 10 से लेकर एमए तक की परीक्षाओं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। ठीक है, और उतना लिखने के बाद पैराग्राफ छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चांद्र पत्रिका में प्रकाशित है। उनकी एक बुक है, किताब है जिसका नाम है चांद्र पत्रिका। ठीक है, उन्होंने
कसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित हुई। उन्हें 2 प्रकार का पुरस्कार भी मिला था। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि मंगला प्रसाद पुरस्कार किसको मिला था, तो आप लोग जानते हैं इसे महादेवी वर्मा जी को मिला था। ठीक है, इन्होंने यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। महादेवी वर्मा जी का महाप्रयाण 1957 ईस्वी में हो गया, मतलब उनकी मृत्यु। रचनाएं निहार, रश्मि, यथमा, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि हैं। महादेवी वर्मा के गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। ये तो पद में है, अगर आपको गद्य में भी आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये गद्य और पद दोनों के ही कवि हैं। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो गद्य और पद दोनों की ही कवि और लेखक हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।